चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब चीजें हम टॉपिक पढ़ चुके थे। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी स्थिति वस्तु की कहाँ है और फिर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, इस टाइप की बातें, दर्पण सूत्र, दर्पण से रिलेटेड आवर्धन और फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो इस लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो जो परावर्तन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना। माने जो गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, उससे प्रतिबिंब की जो बनेगा उसकी स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। हालांकि मैंने थ्योरी लिखी लेकिन पहले आपको समझा देता हूं, फिर थ्योरी पर चलेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको बताने के 3 नियम हैं। माने गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, उससे जब किसी वस्तु का, किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है तो उसको उसकी स्थिति निर्धारित करने के, माने प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, उस स्थिति को निर्धारित करने के 3 नियम हैं। उन 3 में से अगर आपको 2 नियम ही पता हो तो भी आप किसी प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि बनने वाले प्रतिबिंबों को की स्थिति ज्ञात करना। तो अगर आप गोलीय दर्पण से जब किसी बिंब का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के वैसे तो 3 नियम है, लेकिन उनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग कर आप स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला नियम लिखा भी है। पहले ये थ्योरी जो मैं आपको अभी समझा रहा था यही मैंने लिखी, इसको देखते हैं तो हेडिंग आपको समझ में आएगा। फिर लिखा है किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। माने किसी वस्तु का दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है गोलीय दर्पण से तो 3 नियम के अंतर्गत बनता है, और प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उनका ही प्रयोग करके आपको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी, 3 में से कोई से 2 नियम। अब अगर हम बात करें पहले नियम की, तो पहला नियम क्या है मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, तो ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है, आपकी तो ड्राइंग अच्छी होगी तो आप इसको ठीक से बना लेना। देखिए, ये एक गोलीय दर्पण है, लेकिन अभी दर्पण नहीं है क्योंकि इसके किसी भाग पर पॉलिश नहीं है। तो ये आप जानते थे कि हम इसे M1 सिरा और M2 सिरा कहते थे। इसके मैंने उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया है। अब आपको पता है ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो इसलिए क्योंकि गहरा वाला पृष्ठ कैसा है, परावर्तक है, और उभरे हुए पृष्ठ पर क्या है, पॉलिश है। तो मैं पहले आपको अवतल दर्पण के द्वारा पहला नियम समझा रहा हूं। ये है इसका ध्रुव P पॉइंट, यहां पर हमने एज्यूम कर लिया है वक्रता केंद्र C पॉइंट। इसको हमने इससे मिलाते हुए एक रेखा खींची जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, पहली जो नियम है, पहली जो स्थिति है, पहला जो नियम है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलकर आएंगी और दर्पण पर पड़ेंगी, ये देखिए ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब वो इस अवतल दर्पण पर पड़ेगी तो यहां से मुख्य अक्ष को तिरछी काटती हुई, माने तिरछी आएगी और मुख्य अक्ष को ऐसे काटते हुए निकल जाती है। ये पहला नियम। जहां पर वो काटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं दर्पण को। तो फोकस पर काटती है। ठीक, क्या कहता है पहला नियम कि किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें तिरछी हो जाती हैं और मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर काटती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई निकलती हैं, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दो स्थिति। अवतल दर्पण में तो क्या होता है, फोकस से बिल्कुल जाती हुई प्रतीत होंगी, फोकस पर प्रतिच्छेद करती हुई, मतलब फोकस पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतीत नहीं, इसमें तो करेंगी, रियल में काट रही है। देखिए, जबकि मैं यही नियम को उत्तल दर्पण के लिए आपको समझाता हूं। तो उत्तल दर्पण के लिए आप ध्यान से देखिए, अब की बार क्या होगा, फिर मैंने कहा मेरी ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, और अच्छी नहीं है तो अच्छी बनाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको ये चित्र बहुत अच्छे से बनाने सीखने हैं। ठीक है, तो इसके देखिए ये सिरा दर्पण का M1 और ये M2। अब आपने इसके क्या
गहरे वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया है और उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक रखा है। तो ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया P, इधर इसका वक्रता केंद्र हो गया है C। इसको मिलाते हुए जब आप रेखा खींच रहे हैं तो ये मुख्य अक्ष हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि पहला नियम ही हम पढ़ रहे हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी और दर्पण पर गिरेंगी तो उनको तिरछा निकलना है। तो ये देखिए परावर्तित होके इस तरीके से निकल जाती है। ठीक, तो देखिए ये इधर तो गई नहीं, मुख्य अक्ष को तो इसने काटा नहीं, फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जैसे आ रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये देखिए, तब ये फोकस हो गया। और आपको मैंने पहले इससे पिछले लेक्चर में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध समझाया था। तो मैंने कहा था कि जो फोकस होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मिडिल में होता है, इसलिए मैं उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने किरण मिटा के इससे थोड़ा ऐसे बनाई, नहीं तो वो थोड़ा वहाँ पहुँच जाता है वक्रता केंद्र के पास। तो आप ये समझिए कि जो फोकस होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। ठीक, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण पर गिरी तो वो टकराकर इधर गई, परावर्तन के बाद इधर गई, तो इधर तो आई नहीं, वो खुद से तो मिली नहीं फोकस पर, तो वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये कि फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ प्रतीत हो रही है, यहाँ पर रियल में फोकस से मिली है, वास्तव में फोकस पर मिली है, प्रतिषेध करा है उसने। इसलिए अब नियम में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें किसी भी दर्पण में, गोले दर्पण में, किसी भी गोले दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होगी गई या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस, जैसे मुख्य फोकस से गई हो ऐसे कर, तो यहाँ तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और यहाँ बनता है आभासी, क्योंकि यहाँ प्रतीत हो रही है। तो ये पहला नियम प्रतिबिंब बनने का, प्रतिबिंब की स्थिति बताने का। तो अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो फोकस से होती हुई जाएगी, और फोकस कहाँ होगा? मुख्य अक्ष पर। फोकस से होती हुई जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो उत्तल दर्पण में तो प्रतीत होगी, अवतल दर्पण में वास्तव में फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक, ये पहला नियम। तो ऐसे करके इसके बाद दो नियम और हैं गोले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के। तो ये पहला नियम है। तो सीधी सी बात क्या है, मैं बार बार देखिए रिपीट कर रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो इस पहले नियम के साथ ये चित्र भी मैंने आपके लिए चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। तो आप आज के इस लेक्चर में ये जो पहला मैंने आपके लिए थ्योरी लिखी है, पहला नियम लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे नियम की बात करेंगे। इसके बाद नियम नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। लिख तो मैंने दिया है, लेकिन पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाता हूँ, फिर इसको देखते हैं। देखिए नियम नंबर 2 में क्या है, हम फिर से एक बार अवतल दर्पण बनाते हैं। यह अवतल दर्पण है क्योंकि इसके उभरे पृष्ठ पर पॉलिश है, M1 M2 तो आपको समझ में आते ही होंगे। ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, इसके मिलाते हुए रेखा खींची तो ये मुख्य अक्ष है। तो पहले नियम में तो हमने देखा कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। अब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होती हुई जा रही है, ये देखिए फोकस से होती हुई गई और दर्पण पर टकराई, वहां से परिवर्तित हो जाएगी, तो ये हो गया आपका फोकस। ये देखिए तब वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बड़ी मजेदार बात है नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 में। अब देखेंगे नियम नंबर 2 नियम नंबर 1 का एक तरीके से विपरीत है। जब समांतर थी तो तिरछी हो गई थी, फोकस से गई थी। अब फोकस से जाते हुए जब गोलीय दर्पण के पर गिरती है कोई प्रकाश किरण, तब वहां से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक, इसको समझते हैं हम उत्तल दर्पण में। ये तो अवतल दर्पण द्वारा हो गया। अगर हम इसे उत्तल दर्पण के माध्यम से समझें, M1 M2
अब इसके आप गहरे पृष्ठ पर पॉलिश कर दे रहे हैं। ये इसका ध्रुव हो गया P, इधर इसका वक्रता केंद्र हो गया है भाई C। इसको मिलाते हुए आपने रेखा खींची तो ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक, तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब वो यहां इसका फोकस है, तो अब वो फोकस से ऐसे फोकस की ओर को जाते हुए प्रतीत होगी, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये दर्पण को क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाएगी, तो इसलिए मैं डेड डैश से जो बनाने का मतलब होता है वो यही होता है, प्रतीत होना, आभास होना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो फोकस की ओर को आती हुई प्रतीत होती है, तब भी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये होगी समांतर। ये ऐसे आई और ऐसे गई, लेकिन ये यहाँ को जा रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस की ओर को जा रही थी, तो प्रतीत होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतीत। इसलिए कहते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा तो बिल्कुल रियल में देखिए वो फोकस से, वास्तव में फोकस से जाकर दर्पण से परावर्तित हुई और मुख्य अक्ष से समांतर हुई। यहाँ पर हुई तो वो मुख्य अक्ष से समांतर है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो फोकस तक पहुंची थोड़ी है, तो वो फोकस की ओर को जाती हुई प्रतीत हुई है। तो फोकस की ओर को जब जाती हुई प्रतीत हो या फोकस से जाए और दर्पण से परावर्तन हो, दर्पण से परावर्तन हो, तब वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस नियम नंबर 2 को देखते हैं क्या लिखा है। मुख्य फोकस से जाने वाली, देखिए मुख्य फोकस से जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर को जाती हुई प्रतीत होने वाली, या मुख्य फोकस की ओर को जाते हुए प्रतीत होने वाली, यहाँ पर प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर, तो देखिए दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष ये रही आपकी, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये नियम नंबर 2 है। तो नियम नंबर 1 में तो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण या आते हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण के लिए कोई प्रकाश किरण फोकस से जाते हुए या फोकस की ओर को जाती हुई प्रतीत होती है, तब वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और देसी शब्दों में कहें तो अगर समांतर आई तो तिरछी जाएगी, तिरछी आई तो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। बस ये 2 नियम है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हम नियम नंबर 3 की बात करेंगे। बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के नियम नंबर 3 की। तो लिखा तो है ही, लेकिन मैं उसको आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो पहले मैंने बनाया अवतल दर्पण, आप समझते होंगे आप, ये ध्रुव और ये है आपका वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष। अब क्या होना है कि अब देखिए वक्रता केंद्र से होते हुए अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर गिरेगी, प्रकाश की कोई आपतित किरण दर्पण पर गिरेगी, तो वो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। जैसे ही जाएगी वैसे के वैसे पीछे को वापस आएगी, अगर वो वक्रता केंद्र से होती हुई गई है। ठीक, तो देखिए जैसे आई उधर कोई वापस आ गई, तो ये एरो मैंने इसलिए ऐसा बनाया। तो ये आपतित किरण भी है तो उधर को जाते हुए ही परावर्तित किरण। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर गिरेगी और वहां से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी जिस मार्ग से वो गई है। बात करते हैं उत्तल दर्पण को लेकर। M1 M2 गहरे वाले पृष्ठ पर पॉलिश, ये आपका ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र। तो देखेंगे ध्यान से, ये प्रकाश किरण ऐसे आई, इसमें क्या है आपको पता है कि दर्पण को क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, तो इसमें प्रतीत हो रही है कि वक्रता केंद्र की ओर को आती हुई प्रतीत हो रही थी। तो आप देखेंगे कि जिस मार्ग में आई है उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। ये देखिए, तो इसमें प्रतीत हो रही थी ये वक्रता केंद्र की ओर को आती हुई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस मार्ग में आई उसी मार्ग में वापस लौट गई, जिस मार्ग में आई उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, अब देखें ध्यान से, वक्रता केंद्र से जाने वाली
या वक्रता केंद्र की ओर को आते हुए प्रतीत होने वाली, वक्रता केंद्र की ओर को आते हुए प्रतीत हो रही है, तभी तो डैश डैश से बनाते हैं हम इसको, डैश डैश से बनाया, डार्क लाइन से नहीं बनाया, डैश डैश लाइन से बनाया। तो इसमें तो वक्रता केंद्र से जा रही है, इसमें वक्रता केंद्र की ओर को आती हुई प्रतीत हो रही है। तब प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो जिस मार्ग पे वो आई थी उसी मार्ग पे वो वापस लौट आती है। देखिए जिस मार्ग पे आती हुई प्रतीत हो रही थी उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। तो उत्तल दर्पण में तो प्रतीत हो रहे हैं तीनों नियम, जबकि अवतल दर्पण में वास्तव में वो नियम दिख रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है यही तीनों नियम आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताने में हेल्प करेंगे, और इनमें से अगर आपको दो नियम, कोई से भी दो नियम आप इनमें से प्रयोग करें तब भी आप स्थिति पता लगा सकते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के तीन नियम है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिंपल सीधे सी स्टाइल में। अगर मान लीजिए प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, माने एक तरीके से समझिए, समांतर आएगी तो तिरछी चली जाएगी। तिरछी कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। नियम नंबर 2 में अगर वो फोकस से जा रही है माने तिरछी दर्पण पर पड़ रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो नियम नंबर 1 में तो ये है कि समांतर आई तो तिरछी हो गई, नियम नंबर 2 में क्या है? तिरछी आई तो समांतर हो गई, और नियम नंबर 3 सिंपल है, वक्रता केंद्र पर आई तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट गई। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात करने के नियम हैं जो तीन, वो तीनों मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिए। इसको भी आप अपनी कॉपी पर चित्र सहित नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है, जैसे हमारी गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बन सकता है, माने वस्तु की स्थिति आपकी जहां पर होगी उस हिसाब से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऐसी अलग अलग वस्तु की स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की क्या स्थिति बनेगी, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और हमने जो भी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पढ़े हैं उनमें से कोई से भी 2 नियमों का प्रयोग करके हम देखेंगे कि कैसे हम प्रतिबिंब की स्थिति पता लगा पाएंगे। तो पहली स्थिति पर चलते हैं। तो टॉपिक तो है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, माने अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु की स्थितियों को बदल बदल कर देखेंगे। कभी वस्तु अनंत पर होगी, कभी फोकस वक्रता केंद्र पर होगी, कभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। इस टाइप से वस्तु की स्थिति को बदल बदल कर देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और कैसा बनता है। तो देखिए पहला पॉइंट है इसमें, जब वस्तु अनंत पर हो। तो मैंने देखिए अवतल दर्पण बनाया आपके लिए, ये अवतल दर्पण है क्योंकि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और ये डेड डैश इसलिए लगाने का मतलब है कि ये वस्तु बहुत दूर अनंत पर रखी है। अब यहाँ पर तो मैं बहुत दूर बनाऊंगा तो बोर्ड ही ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए डेड डैश लगाने का मतलब है कि वस्तु ओ डैश, ओ डैश क्यों माना, एक एक बात समझिए, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ओ डैश, एक सिरा ओ और एक सिरा ओ डैश, ये दर्पण से अनंत पर है। अब यहां से प्रकाश किरणें चली, तो जो प्रकाश किरण यहां से चलने वाली वक्रता केंद्र पर पड़ी, तो वक्रता केंद्र से आते हुए जब वो दर्पण पर पड़ी तो परावर्तन हुआ। तो अभी आप पढ़ रहे थे जब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो जिस मार्ग पे ये आई तो देखिए उसी मार्ग पे वापस चली गई। एक चीज, जो प्रकाश किरण फोकस से जाती हुई दर्पण पर पड़ी, देखिए ये इसी वस्तु से जा रही थी, क्योंकि ये वस्तु बहुत बड़ी होगी ना, अब यहाँ तो ऐसे नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ी और अनंत पर है, तो दूर से आ रही है प्रकाश किरणें तो ऐसे दिख रहा है। तो फोकस पर, फोकस से जाते हुए जब वो दर्पण पर पड़ी, इसका परावर्तन हुआ। तो क्या बताया था मैंने, जब फोकस से जाते हुए दर्पण पर गिरती है तो वो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए समांतर हो, और इनमें से दोनों किरणें जहां जिस बिंदु पर कटेंगी वहां उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, और फोकस से ऐसे आई डैश, इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन गया नीचे को, क्योंकि कट यहाँ रही है ना नीचे, अगर ये नीचे कट रही है तो नीचे को चित्र बनेगा, फोकस तल बोलते हैं इसे। जो मुख्य अक्ष के लंबवत चित्र बनता है उसको हम फोकस तल बोलेंगे। तो ये देखिए फोकस तल में प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि नीचे कटी, अगर ये ऊपर कट होती माना किसी से तो ऊपर को बनता, सीधा बनता। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। क्योंकि खुद प्रकाश किरण फोकस से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, प्रतीत तो नहीं हो रही ना इसमें, प्रतीत किसमें होती है? उत्तल दर्पण में। इसमें तो वास्तव में फोकस से जाती हुई पड़ी है दर्पण पर, वक्रता केंद्र से जाती हुई पड़ी है दर्पण पर, और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र वाली तो उसी मार्ग में चली गई है और फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इन दोनों ने जहां पर काटा वहां पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना, और वास्तविक होता है तो उल्टा होता है हमेशा, तो उल्टा ही बन रहा है, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसी बात को मैंने थ्योरी में लिख दिया है। वस्तु ओ डैश अनंत पर स्थित है, तो ये ओ डैश जो है वस्तु
है और दर्पण से अनंत पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब आई आई डैश, प्रतिबिंब को आई आई डैश क्यों कह रहे हैं, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, तो इमेज का आई ले लिया, तो आई आई डैश, फोकस एफ पर, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पहली स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। और प्रतिबिंब बनने के जो 3 नियम थे उनमें से कौन से 2 नियम लगे, एक वक्रता केंद्र वाला, एक फोकस से जाती है तिरछी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो 2 ही नियमों से हमने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली। तो इसको ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मैं स्थिति बता दूंगा फिर एक आपको टेबल बनवा दूंगा, उस टेबल में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण से जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो इस प्रकार से आप पहली स्थिति को अपनी कॉपी पर चित्र सहित नोट कर लीजिए। देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूसरी स्थिति को। दूसरी कंडीशन में है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच है। अब क्या है, पहले तो थी ही बहुत दूर माने अनंत पर, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो थोड़ा वक्रता केंद्र के पास आ गई होगी, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का मतलब ये है। तो ओ डैश वस्तु है, तो इस बार यहाँ से देखिए हमने प्रकाश किरण समांतर ली मुख्य अक्ष के, तो जो मुख्य अक्ष से समांतर चल रही है प्रकाश किरण वो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होके जाएगी जा रही, जो नियम पढ़े थे हमने। और एक बार जो वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है दर्पण पर पड़ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आएगी, तो ये आई, तो ये यहाँ कट हुई, यहाँ कट हुई, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन गया, वास्तविक बन गया और वस्तु से छोटा बन गया। और अगर आप चित्र में देखें तो कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। यही मैंने थ्योरी में दिया बस कि कोई वस्तु ओ डैश अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तो यहाँ होगा ना बहुत दूर, तो ओ डैश जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आई आई डैश जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु मतलब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, इस बार थोड़ा छोटा बनेगा, छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यही सब मैंने थ्योरी में लिखा है, जब वस्तु ओ डैश अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है तब इसका प्रतिबिंब आई आई डैश वास्तविक उल्टा में वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बन रहा है या बीच में है। तो इस प्रकार से आप इसको भी बना लीजिए अपनी कॉपी पर। फिर प्रतिबिंब की और स्थितियों की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की तीसरी स्थिति की। तो वस्तु अब की बार रखी है वक्रता केंद्र पर, तो देखिए वक्रता केंद्र ये है, यहाँ पर कोई वस्तु ओ डैश रखी है, यहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें चली मुख्य अक्ष से समांतर, तो देखिए फोकस से होते हुए चलेगी। इसके बाद जो फोकस से होती हुई गई, जो फोकस से हमने डाली तो देखिए तिरछी जो डाली वो समांतर हो गई, जो समांतर थी वो फोकस से होती हुई। तो इसमें कौन से 2 नियम लगे हैं, जो पहले वाले प्रतिबिंब बनने के जो मैंने 3 नियम बताया तो शुरू के 2 नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो तो फोकस से होती हुई तिरछी चली गई, और जो फोकस पर तिरछी डाली तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो जहां उन्होंने प्रतिच्छेद किया उसका चित्र बन गया, प्रतिबिंब बन गया वस्तु का आई आई डैश। तो आप देख रहे होंगे जो प्रतिबिंब बना है इस बार वो वक्रता केंद्र पर ही बना है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है ओ डैश उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आई आई डैश है, माने वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये लिखा है जब वस्तु ओ डैश दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, दर्पण के वक्रता के लिए देखिए सी पॉइंट है, तब इसका प्रतिबिंब आई आई डैश वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वह वस्तु के बराबर बन रहा है। तो ये आपकी तीसरी स्थिति है। इसके बाद ऐसी ही और स्थितियों की बात करें। देखिए प्रतिबिंब बनने की चौथी स्थिति है, जब वस्तु रखी है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो इस चित्र को देखते हैं, देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस, और ये रखी है इसके बीच में वस्तु ओ डैश। तो यहाँ से एक समांतर प्रकाश किरण चली तो फोकस से होती हुई तिरछी चली गई है। इसके बाद जो फोकस से तिरछी पड़ी है दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो जो समांतर थी वो तिरछी हो गई है, जो तिरछी थी वो समांतर हो गई है। तो जहां पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया इस वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बन रहा है। देखेंगे आप वक्रता केंद्र से इधर की तरफ को बन रहा है अनंत के बीच, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा भी दिख रहा है हमको। ये वस्तु ओ डैश है, प्रतिबिंब आई आई डैश, तो वस्तु से बड़ा। तो जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, माने वक्रता केंद्र से इधर को हट जाएगा, कहीं भी जाके बने, चाहे अनंत पे बने चाहे वक्रता केंद्र से इधर को बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। देखिए जब वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तब प्रतिबिंब आई आई डैश
वक्रता केंद्र अनंत के बीच बन रहा है, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। इसको भी आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए चित्र सहित। तो देखिए 4 स्थिति मैंने बता दी है। इसी प्रकार से 2 स्थितियां और हैं, तो मैं उनको ना ऐसे चित्र बनाते हुए मैं आपको इसके बाद एक पूरी टेबल बना देता हूँ। चारों स्थितियां ये लिख देता हूँ और जो 2 बची हैं उसमें लिख देता हूँ कि वस्तु की स्थिति जब होगी तो जहां होगी तो उसके हिसाब से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसको हम एक टेबल की सहायता से समझेंगे, तब तक आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार से बन सकते हैं, ऐसी 4 स्थितियां मैंने आपको अभी बता दी थी। 4 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाकर वस्तु जहां पर रखी है उसके हिसाब से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऐसी 4 स्थितियों में तो हम पढ़ चुके हैं। 2 स्थितियां और बची हैं, तो उनको चित्रात्मक रूप से ना बताकर मैंने देखिए आपके लिए वो टेबल बना दी है, वो 4 स्थितियों की और बची हुई 2 स्थितियों के बारे में भी। तो इस टेबल में देखते हैं क्या है। पहला कॉलम है वस्तु की स्थिति, कि माने वस्तु कहाँ पर रखी होगी दर्पण से। फिर उसके प्रतिबिंब की स्थिति, माने वो प्रतिबिंब जो है दर्पण से कहाँ और कहाँ पर बन रहा होगा। उसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार, माने प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा और उसका आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो एक बार आप समझिए टॉपिक आपका क्या चल रहा है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, अगर हम वस्तु की स्थिति जैसे अलग अलग तरीके से 6 प्रकार से स्थिति है कि वस्तु कहाँ रखी है, उसके हिसाब से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो है। और प्रतिबिंब की प्रकृति माने वास्तविक होगा या आभासी होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, ऐसे को हम प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार कहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, साथ ही अगर आभासी बनेगा तो सीधा। तो वास्तविक उल्टा तो एक साथ होता है, आभासी और सीधा एक साथ होता है। ठीक, तो पहले पॉइंट पर चलते हैं जो कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया भी था। मान लीजिए आपकी वस्तु जो है अनंत पर रखी है, जो सबसे पहला मैंने आपको इसमें बताया था प्रतिबिंब के बनने में। तो वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो वो कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब, फोकस तल में बन रहा था। देखिए फोकस तल कुछ नहीं है, कभी कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, वस्तु अनंत पर यहाँ रखी है, बहुत दूर रखी है ऐसे, तो जो चित्र बनता है वो इस टाइप से बन जाता है। मैंने बहुत छोटा चित्र बना था, वस्तु बहुत बड़ी है तो उसके सामने बहुत छोटा चित्र बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो ये जो छोटा बन रहा है तो फोकस तल का मतलब होता है कि ये मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसे हम फोकस तल बोलते हैं। तो इसलिए लिखा है कि अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस तल में। साथ ही प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो दर्पण के सामने। लेकिन ये अवतल दर्पण के लिए बताई जा रही है केवल बातें। दूसरी स्थितियों का भी चित्र मैंने आपको बताया ना, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। मान लीजिए अब आप अनंत तो है लेकिन इस वस्तु को थोड़ा सा नजदीक ले आए हैं, तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में अगर ये वस्तु रखी हो तब आपका वक्रता केंद्र पर वक्र जो फोकस है और वक्रता केंद्र के बीच चित्र बनता है। फोकस आप समझते हैं F और वक्रता केंद्र, क्योंकि आपको बता दें कि मैं स्थिति यहाँ क्लियर भी कर दूं। ये C है, ये P है ध्रुव और ये आपका फोकस है। जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है, इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी भी होती है। तो अगर आपकी वस्तु अनंत पर है, जो मैं पहली स्थिति बता रहा था, हमारी बहुत दूर रखी है वस्तु, तो उसका चित्र क्या बन रहा है, बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, वस्तु छोटा। और अगर फोकस तल में बनना है, फोकस तल माने जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत बन रहा हो उसे फोकस तल बोलते हैं। इसके बाद मान लीजिए दूसरी स्थिति में वो कह रहे हैं कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी है। तो वक्रता केंद्र तो यही, अनंत माने अनंत से थोड़ा सा अंदर की तरफ को ले आए होंगे, वक्रता केंद्र की तरफ मान लीजिए यहाँ आ गई, अब अनंत से इधर को आ गई, तब कहाँ बनेगा, तो तब बन रहा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये रहा आपका फोकस और ये रहा आपका वक्रता केंद्र, तो यहाँ बनेगा। तो यहाँ भी ये उल्टा ही बन रहा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा। जैसे अनंत पर जब वस्तु रखी है तो लिखा है वस्तु से बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो थोड़ा सा कम छोटा होगा, वस्तु से वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, पहले वो फोकस तल में बनना था। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद तीसरा है वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी हो। अब ये वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर ही रख दी है, ये रख दी, तो जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर बनता है लेकिन वो उल्टा बनता है। ठीक यहीं पर बनेगा, ये सब मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया इस टाइप से।
ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और इस बार वस्तु के बराबर बनेगा। माने जितना वस्तु का आकार था, जितनी वस्तु की लंबाई थी, उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनता है। तो ये लिखा देखिए, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो पहली दो स्थितियों में तो जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बन रहा है, पहली स्थिति में तो बहुत ही छोटा बन रहा है, दूसरी में थोड़ा कम छोटा है और तीसरी में वस्तु के बराबर बन रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ऐसे ध्यान रख लेंगे। फिर है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, चौथी स्थिति, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु हो, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र, इसके बीच में अगर वस्तु रखी हो तब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच चित्र जाके बनेगा। देखिए, वक्रता केंद्र तथा अनंत माने यहाँ जो की स्थिति में हमने वस्तु यहाँ रखी थी उस जगह जाके प्रतिबिंब बन जाएगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के भी लगभग यहाँ उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। माने अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रख लोगे तो बहुत दूर जाके बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो ये लिखा है देखिए, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो पहले छोटे छोटे थे, फिर बराबर हुआ, वस्तु से बड़ा बन गया। और कहाँ वस्तु जितना नजदीक आती जा रही है प्रतिबिंब उतना दूर जाता जा रहा है और बड़ा भी बन रहा है। पांचवी स्थिति की बात करें, इसको मैंने चित्र के माध्यम से आपको नहीं बताया था, बाकी चारों स्थितियां मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताई थी। पांचवी स्थिति में अगर मान लीजिए वस्तु आपकी मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस का मतलब हुआ ये एफ जो है यहाँ पर रखी है वस्तु, तब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है। देखिए और दूर पहुंच गया, पहले तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, अब पहुंच गया है वो अनंत पर, बहुत दूर जाके बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए यहाँ बन रहा है। ऐसी स्थिति में भी वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा ही बनेगा। तो देखिए अनंत पर जाकर माने बहुत दूर जाके बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। इसके बाद छठी स्थिति है, ये बिल्कुल अलग स्थिति है। कैसे अलग है देखिए, अब वस्तु को आपने दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखना। दर्पण के ध्रुव P और फोकस ये रहा, मन नजदीक जाती जा रही है वस्तु, तब बन रहा है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे माने इस साइड को होने, यहाँ पर हम इसे डॉट डॉट से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये बनेगा आभासी, क्योंकि एक्चुअली बनता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है एक तरीके से, समझ लीजिए। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी होता है तो सीधा होता है, मैंने कहा था। तो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बन गया। तो एक ही स्थिति अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की आभासी और सीधा होती है। कब होती है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है, या सीधे सीधे कह दें कि जब वस्तु दर्पण के बहुत नजदीक आ गई होती है अवतल दर्पण के, तब उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस पूरी टेबल में 6 स्थितियां वस्तुओं की हैं, उसके हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति है और फिर उसकी प्रकृति की है। तो मैं इसको ओवरऑल अगर बताऊं तो आप तो ये समझने की बात है कि जितना दर्पण से वस्तु दूर रहेगी, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। जैसे जैसे नजदीक आएगी प्रतिबिंब बड़ा बनना स्टार्ट कर देगा, और जब बहुत नजदीक पहुंच जाएगी तो दर्पण के पीछे बन गया एक स्थिति में और आभासी और सीधा बना है। तो एक बार ओवरऑल इसको आप क्या करना, एक रफली बना कर देखना। वैसे तो मैंने आपको 4 पोजीशन तक तो बिल्कुल ठीक से बनाया है, लेकिन आप बस ये पॉइंट लगा लो, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। अनंत बहुत दूर होता है, तो पहले वस्तु को अनंत पर रखो। अनंत पर है तो वस्तु से बहुत ही छोटा चित्र बनना है, वास्तविक और उल्टा बनना है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा ही बनता है। एक छठी स्थिति ऐसी है जब वो आभासी और सीधा होता है। तो नॉर्मली ऐसा सामान्यतः कह देते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अनंत पर जब वस्तु है तब वो फोकस तल में बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, माने अनंत से थोड़ा वक्रता केंद्र की तरफ को ले आए हैं, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन थोड़ा कम छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब आप उसे वक्रता केंद्र पर ही रख लेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। तो 2 स्थितियों में तो वस्तु से छोटा है, अनंत पर और अनंत के वक्रता केंद्र के बीच में। जब केवल आप वक्रता केंद्र पर ले आए तो वस्तु के बराबर बनना शुरू हो गया। और जब आप वक्रता केंद्र से और अंदर की तरफ को आने लगे, देखिए पहले आप अनंत पर थे, फिर अनंत से, मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर अनंत से आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये अनंत हो गया बिल्कुल, ये अनंत और वक्रता केंद्र का बीच हो गया। अब आप वक्रता केंद्र पर आ गए तीसरी स्थिति में। चौथी स्थिति में आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गए, और 5वीं स्थिति में आप फोकस पर, मुख्य फोकस पर आ गए।
और छठी स्थिति में आप कहाँ आ गए, दर्पण थोड़ा सा बड़ा बना लेना, छठी स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच आ गए, ये है। तो आप धीरे धीरे दर्पण की तरफ को जाते जा रहे हैं, पहले अनंत पर, फिर ये वस्तु है, फिर इसी वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आए, फिर वक्रता केंद्र पर ही गए, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच गए, फिर फोकस पर गए, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में गए। तो अनंत पर जब गए तो बहुत छोटा चित्र बना वस्तु से, वस्तु के से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। जब आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आए तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना प्रतिबिंब, वस्तु से थोड़ा छोटा, वास्तविक और उल्टा। और जब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख ली तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन गया, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। अगली बार आप जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच गए तो प्रतिबिंब जो है फिर वास्तविक उल्टा, लेकिन वस्तु से बड़ा बना, कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब आप फोकस पर ही रखी वस्तु तो फिर वस्तु प्रतिबिंब बना अनंत पर। तो जितना नजदीक जा रहे हैं प्रतिबिंब और दूर जाता जा रहा है, ये है। तो जितना आप वस्तु को नजदीक लेके आएंगे दर्पण के, प्रतिबिंब उतना ही दूर चला जाएगा। तो जब आपने फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब जाके अनंत पर बना, वस्तु से बड़ा। ठीक है, मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है, वास्तविक है उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो दो स्थितियों में वस्तु से छोटा है, एक बार बराबर है और दो बार वस्तु से बड़ा है, 3 बार, क्योंकि छठी स्थिति तो बिल्कुल अलग है। जब आप और नजदीक गए, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बनने लगे, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। क्योंकि जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक तो बन नहीं सकता, आभासी होगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो 3 स्थितियों में वस्तु से बड़ा है और 2 स्थितियों में छोटा और 1 में बराबर। तो इस पूरी टेबल को आप सही से देख लीजिए, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप रफली जैसे मैंने बनाकर देखा है, आपको समझाया है, आप दर्पण बनाइए, उसमें ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत की स्थिति, और फिर उस पर देखिए वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो फोकस तल में कैसे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो फिर कैसे। तो कॉमनली आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण की तरफ लेते जाएंगे, अवतल दर्पण की तरफ लेकर जाएंगे, तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूरी पर बढ़ता चला जाएगा, वास्तविक उल्टा बनेगा 5 स्थितियों में, पहली 2 स्थितियों में छोटा, तीसरी स्थिति में बराबर और बाद की 2 स्थितियों में बड़ा, और फिर जो छठी स्थिति है उसमें तो दर्पण के पीछे जाके आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। और साथ ही जब आप 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे तो फिर से आपको ये जानने का मौका मिलेगा। तो अभी से आपका तैयार रहेगा तो ज़्यादा ठीक है। कंपटीशन की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कंपटीशन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो वो स्थिति दे देगा कि अवतल दर्पण के लिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा अगर हम प्रतिबिंब बनने को देखें तो पहली स्थिति अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो ये टॉपिक है आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहली स्थिति अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये आपका उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसके गहरे वाले भाग पर पॉलिश है और उभरे हुए को परावर्तन रखा है। तो वस्तु देखिए अनंत पर रखी है, बहुत दूर रखी है, तो यहाँ से जब समांतर प्रकाश किरण चलेगी तो वो टकराकर इस तरीके से गई, तो उसे आपने पीछे की तरफ ऐसे डॉट डॉट बढ़ाया तो फोकस पर मिलती है। ऐसे कहते तो हैं कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद जो वक्रता केंद्र पर जा रही है उसी मार्ग पर वापस आई, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कट हुई है, तो इनका प्रतिबिंब आई आई डैश तो बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के जैसे समझो आप। साथ में सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ये मैंने लिखा है, जब वस्तु ओ डैश उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब जो आई आई डैश होता है वो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक, तो ये पहली स्थिति है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हम केवल 2 ही स्थितियों का अध्ययन करते हैं, 2 ही स्थितियां इसके लिए हैं, एक तो यही है और एक और है। तो मैं इसके बाद सीधे टेबल बनाता हूँ, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात देखिए, अगर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों की करें कि वस्तु जब दर्पण से कहाँ रखी होगी, किन स्थितियों पर होगी, फिर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, साथ ही उसकी प्रकृति और आकार कैसा होगा, उसके लिए 2 स्थितियां उत्तल दर्पण के लिए दर्शाई गई हैं। तो देखिए, वस्तु की स्थिति में पहले अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर होगी, माने बहुत अधिक दूरी पर होगी, तब उसका प्रतिबिंब जो है, जो कि मैं भी बता भी रहा था इससे पहले, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। पहली बात तो दर्पण के पीछे फोकस पर बन रहा है, साथ ही आभासी और सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि बिंदु के डॉट जैसा दिखाई देगा। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा इतना छोटा होता है कि बिंदु के जैसा दिखाई देगा, बहुत छोटा। तो आभासी होता है और सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे बनते हैं, वो आपने देखा होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि जब हम उत्तल दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है तो किरणें जो है वास्तव में टकरा के वापस जा रही हैं, या वक्रता केंद्र पर डाली तो वक्रता केंद्र से जा रही हैं, तो वो एक्चुअल में जाती नहीं है, उनको मिलाना पड़ता है वक्रता केंद्र पर या फोकस पर।
तो प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा ही बनता है। बस ये ध्यान रखना है कि अनंत पर है तो बहुत छोटा बनता है। दूसरी स्थिति में अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, भाई दूसरी स्थिति है अनंत से थोड़ा ध्रुव की तरफ को ले आए होंगे, तो इसलिए अनंत और ध्रुव के बीच कह दे रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में फिर दर्पण के पीछे ही बनना है, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। यहाँ तो ठीक फोकस पर बन रहा है, इसमें क्या है फोकस से थोड़ा सा हट जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये फोकस है यहाँ पर बन रहा है पहली स्थिति में, तो ये ध्रुव है दर्पण का, तो फोकस और ध्रुव के बीच का मतलब इधर की तरफ को हट जाएगा थोड़ा सा प्रतिबिंब। अब छोटा तो बनेगा लेकिन उतना छोटा नहीं बनेगा जितना पहली स्थिति में था, लेकिन बनेगा वस्तु से छोटा ही, आभासी और सीधा। तो इन दो स्थितियों में देख लीजिए आप कि पहले अनंत पर है वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, तो फोकस पर बन रहा है दर्पण के पीछे, आभासी सीधा और बहुत छोटा। जबकि जब अनंत और ध्रुव के बीच माने ध्रुव की तरफ को ले आए वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब है वो बन तो दर्पण के पीछे रहा है लेकिन वो फोकस से ध्रुव की तरफ को खिसक जाएगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इन दोनों ही स्थितियों को आप उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही लिखकर कि ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है, उस हिसाब से आप जब खींचकर देखेंगे, लगाकर देखेंगे कि वस्तु यहाँ है तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ है, वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ है, और अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया समझाने के लिए, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है दोनों दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कितने तरीकों से कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या उसकी प्रकृति होती है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, दर्पणों के लिए जब हम दूरियों को नापेंगे तो उसके लिए क्या नियम है, क्योंकि उस समय चिन्हों का प्रयोग होता है कि कौन सी तरफ की दूरियां प्लस लेंगे, कौन सी तरफ की दूरियां माइनस में लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है दर्पणों के लिए दूरियां नापने के लिए नियम। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो गोलीय दर्पणों की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपके लिए लिख दूंगा मैं। तो ये देखिए मैं आपके लिए अवतल दर्पण बना रहा हूं, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। ठीक, आपको पता ही है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया और ये ध्रुव। तो देखिए जब हम वस्तु हमारी जहां रखी होती है, सपोज कीजिए वस्तु हमारी यहां पर रखी है, ये वस्तु है ओ डैश। तो पहली बात तो देखिए पहला नियम क्या है, जो वस्तु है वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ध्यान से समझ लीजिए, वस्तु हमेशा कहाँ होती है, बाईं तरफ रखी जाती है, पहला नियम है। और इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वो हमेशा बाईं ओर से चलकर दर्पण पर गिरती हैं। अगर हम उत्तल दर्पण बनाएं तो उत्तल दर्पण में भी यही स्थिति रहेगी। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र। तो यहाँ भी वस्तु जो है बाईं ओर ही रखी जाएगी, ओ डैश। तो ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि पहले मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ, फिर आपके लिए लिख दूंगा, उसे हम एक एक करके डिस्कस भी कर लेंगे और अच्छे समझ में जाएंगे। तो पहला नियम क्या है, किसी भी गोलीय दर्पण माने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बाईं ओर हमेशा वस्तु रखी जाएगी, चाहे जहां रख लें लेकिन बाईं ओर पर, बाईं तरफ रहेंगे, लेफ्ट साइड में ही वस्तु रखते हैं। अर्थात हमें कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से चलकर, लेफ्ट साइड से चलकर गोलीय दर्पण पर गिरती है, अवतल दर्पण पर भी उत्तल दर्पण पर भी। तो ये पहला नियम होगा। दूसरी बात, जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं, जो लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं, वो हमेशा माइनस होती है। देखिए मुख्य अक्ष की सीध में मैंने इधर माइनस लिखा है, और जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं वो प्लस में नापी जाएंगी। माने इधर को आप जितना भी दूरियां नापेंगे मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के से होती हुई आप नापेंगे तो माइनस चिन्ह उनका लेंगे, और यदि दाईं ओर को दूरियां नापेंगे मुख्य अक्ष के अनुदिश तब प्लस में लेंगे। सेम वहां है, बाईं ओर की दूरियां नापेंगे तो माइनस में, और दाईं ओर की दूरियां नापेंगे तो प्लस में। ठीक, आपको पता भी है, देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूं। जहां वस्तु रख, हाँ एक चीज और, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। भाई बाईं ओर की दूरियां जो नापेंगे आप, वो दर्पण के ध्रुव को केंद्र मान के एक तरीके से नापेंगे। माने दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी मुख्य अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक नेगेटिव, और मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां प्लस। दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की दूरियां माइनस और दाईं ओर की दूरियां प्लस होती हैं।
तो सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। अब आपको बता दूं, दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु जहां रखी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, स्मॉल यू से। ये वस्तु की दूरी होती है। मैं लिखता भी जाता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र आएगा तो दर्पण सूत्र में इनकी जरूरत पड़ेगी। वस्तु की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और ये हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर प्रकाश किरणें वहीं से चलती है। इसके बाद सपोज कीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो इसके द्वारा अधिकांश वास्तविक उल्टा ही बनता है प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब बाईं ओर ही बनेगा, तो बाईं ओर बनता ही है, तो प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, तो इसे हम आई आई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं आप v के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि प्रतिबिंब की दूरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो अगर प्रतिबिंब आपका बनेगा बाईं ओर को, तो ये दूरी भी किसमें ली जाएगी? माइनस में। और अगर प्रतिबिंब बनता है दाईं ओर को, जैसे आप देखते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है भाई, वो यहाँ बनता है आई आई डैश, दाईं ओर बनता है। तो वस्तु की दूरी को तो यहाँ भी u कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? v। तो इसका u तो माइनस होगा उत्तल दर्पण में, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी चूंकि दाईं तरफ है तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए मैं यहाँ तो लिख दे रहा हूं माइनस v, जबकि इनके लिए लिखूं तो वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण के लिए माइनस u, जबकि प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो पहली बात तो ये है कि v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्लस में v रहेगा, क्योंकि दाईं ओर को बनेगा प्रतिबिंब उसमें। अवतल दर्पण में बाईं ओर को ही बनता है प्रतिबिंब, बस एक ही स्थिति में वो दाईं ओर बनता है, जो छठी स्थिति है। तो उस स्थिति में जब ऐसी स्थिति आएगी कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे माने दाईं ओर को बनेगा, तब आप प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे? धनात्मक लेंगे, तब आप प्लस कर लेंगे। लेकिन 5 स्थिति में ये कंडीशन रहती है, छठी स्थिति में v प्लस रहेगा, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते समय v हमेशा प्लस रहेगा और u हमेशा माइनस। u तो हमेशा इसके लिए भी माइनस रहेगा और इसके लिए भी, माने वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस होगी, वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। एक नियम ये भी है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा लंबवत में दूरी नापी जाएगी, माने लंब रूप में, यानी तिरछी बिरछी नाप लेंगे आप। तो मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरी नापी जाती है, तो बाईं ओर माइनस और दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस और दाईं ओर प्लस। लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत या जो दूरियां नापी जाएंगी, चाहे वो इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ लंबवत जब दूरी नापी जाती है तो उनका चिन्ह होता है प्लस। अब मैंने इधर भी प्लस लिखा, इधर भी प्लस लिखा, ये तब लिखा है जब मुख्य अक्ष के ऊपर को लंबवत दूरियां नापोगे, जबकि नीचे की तरफ लंबवत नापोगे मुख्य अक्ष से तो चिन्ह लिया जाता है माइनस। जैसे यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ भी है, मुख्य अक्ष से ऊपर लंबवत जब दूरियां नापनी पड़ेंगी तो उनको लेंगे प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत की तरफ जब आप नापेंगे तो चिन्ह लेंगे माइनस में। जैसे मान लीजिए इस वस्तु की ऊंचाई h है, तो ऊपर की तरफ को वस्तु रखी है तो इसलिए चिन्ह कैसा लेंगे? प्लस। और प्रतिबिंब बन रहा है इसका नीचे की तरफ को, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h डैश है, तो नीचे की तरफ बन रहा है तो ये क्या होगा? माइनस। यहाँ लिख देता हूं, वस्तु की ऊंचाई प्लस का h, क्योंकि ऊपर को रखी है लंबवत। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बोलते हैं h डैश, और वो नीचे की तरफ को बन रहा है प्रतिबिंब तो इसलिए माइनस। मुख्य अक्ष से नीचे लंबवत बन रहा है तो इसलिए माइनस। यहां भी अगर हम बात करें तो वस्तु की ऊंचाई तो प्लस में रहेगी, क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसमें आपने देखा दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो सीधा बनता है माने मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर कोई बनता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में ही रहेगी। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई एक बार प्लस में रहेगी जब छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो सीधा आभासी बनता है, सीधा बनता है, ऊपर की तरफ को बनता है, तो हम उसे पॉजिटिव ही लेंगे उस समय, एच डैश। समझ में आ रहा होगा आपको? तो बस ये 3-4 नियम है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला नियम क्या है? हमेशा वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर को ही रखी जाएगी, अर्थात प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण पर बाईं तरफ से पड़ेंगी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, जबकि दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है।
मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर को सारी दूरियां धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको बता ही दिया, एक स्थिति में चित्र चूंकि दाईं ओर को बनता है तो वहां प्रतिबिंब प्लस में लेंगे आप, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में लेंगे। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है तो इसलिए v हमेशा पॉजिटिव रहेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो सीधा ही बनता है दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से इसको आप रफली ऐसे बना लीजिए, क्योंकि इससे मदद मिलेगी। इसके बाद में जो नियम है जो मैं आपको समझा रहा था अभी, उनको आपको लिए लिख देता हूँ और फिर एक एक करके फिर से एक बार रिपीट कर लें। तो देखिए, जो नियम अभी मैं आपको समझा रहा था वो मैंने आपके लिए यहाँ पर थ्योरी में पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। तो यही है कि देखिए, दर्पणों से जब हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी आदि नापने की हमें जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कुछ निम्नलिखित नियम है। पहला नियम है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, माने बाईं ओर से, जो मैं बता रहा था, अर्थात जो वस्तु है जिसे हम बिंब भी कहते हैं वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। फिर लिखा है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी मुख्य अक्ष के अनुदिश। भाई, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तो मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाएगी, और वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत देखी जाएगी, लंबवत नापी जाएगी। ठीक है ना। तो जो समस्त दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश, इधर बाईं ओर को या दाईं ओर को, और जो वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लंबाई है, वो मुख्य अक्ष से ऊपर को लंबवत या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर को लंबवत नापी जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की दूरियां तो होंगी ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। माने दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष की सीध में बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत अगर हम ऊपर की ओर को जाएंगे तो दूरियां प्लस में लेंगे, और नीचे की ओर को जाएंगे तो दूरियां नेगेटिव लेंगे। अगर मैं चित्र के माध्यम से बताऊं, अगर ये दर्पण है तो मुख्य अक्ष के ऊपर की अगर हमें देखनी पड़ेगी दूरियां h तो पॉजिटिव, और नीचे की देखेंगे तो नेगेटिव में लेंगे। ऐसे ही इधर की दूरियां नेगेटिव और इधर की दूरियां पॉजिटिव लेंगे। साथ ही अगर हम बात करें फोकस दूरी को लेकर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव क्यों होती है? देखिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस इस तरफ होता है, बाईं तरफ को होता है, इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण है, जो फोकस होता है वो इस साइड होता है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और बच्चे इस पर रट्टा लगाते रहते हैं। भाई सीधी सी बात है, अवतल दर्पण के लिए फोकस बाईं ओर को है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो दाईं ओर होता है, तो फोकस दूरी दाईं ओर होगी और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसके बाद मैं इस पॉइंट को आपके लिए कहीं लिख भी दूंगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दर्पण सूत्र की बात करेंगे और वहीं पर मैं आपको इनकी फोकस दूरियों के चिन्ह लिखा दूंगा, और इसके बाद फिर आवर्धन भी है। तो देखिए, दर्पण सूत्र को हम देखते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए जो दर्पण सूत्र होता है, तो वैसे तो ये फॉर्मूला सिद्ध होकर आता है, इसका व्यंजक है, लेकिन जब हम 12th क्लास में आएंगे तब हमारे सिलेबस में ये है। फिलहाल 10th क्लास में इसका व्यंजक सिद्ध करने का फॉर्मूला हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में नहीं है, तो सीधे मैं दर्पण सूत्र लिख रहा हूं, और दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां पर जो f है वो आप समझ रहे होंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये मैं ये भी लिख देता हूं कि कौन क्या है। यहां f बराबर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मीन्स चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। बात करें अगर u की, तो u जो है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और अगर हम बात v की करें तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, और मैंने अभी आपको चिन्हों के नियम बताए हैं। तो वस्तु की दूरी का चिन्ह तो हमेशा माइनस में ही होगा, क्योंकि चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी।
क्योंकि प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण द्वारा तो 5 कंडीशन में प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, तो नेगेटिव में रहेगी प्रतिबिंब की दूरी, या तो न्यूमेरिकल में आ जाया करेगी नेगेटिव, अगर प्रतिबिंब की दूरी देगा तो हम नेगेटिव लिया करेंगे। और यदि हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाईं ओर बनता है, तो उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक माने नेगेटिव होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है बाईं ओर होता है, तो फोकस दूरी बाईं ओर हुई और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। बात अगर हम उत्तल दर्पण की करें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, जिसे आप पॉजिटिव धनात्मक होती है, ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, तो फोकस दूरी दाईं ओर हो गई, तो इसलिए दाईं ओर की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो इस दर्पण सूत्र के प्रयोग को हम देखेंगे अभी न्यूमेरिकल में। इसके बाद एक सूत्र और है जिसे हम आवर्धन के नाम से जानते हैं, तो मैं इसके बाद आपको आवर्धन की बात बताता हूं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम आवर्धन या रेखीय आवर्धन के नाम से जानते हैं। देखिए आवर्धन सामान्यतः ये बताने के लिए है कि जो किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के आकार का कितने गुना है, माने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से कितना बड़ा या छोटा है, कितने गुना है, माने आपस में वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयों की तुलनात्मक अध्ययन है आवर्धन। तो मैं इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेंस इसको बोलते हैं, इसलिए m से। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एस डैश अपॉन एच होता है। माने आवर्धन जो है वो इसके और इस अनुपात के बराबर है। तो परिभाषा लिखते समय मैंने इसका यूज कर लिया है, क्या भाई आप कोई से भी दो संबंधों का प्रयोग करके न्यूमेरिकल कर लिया करेंगे। यहाँ पर m तो आवर्धन हो गया, v आपको पता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, s डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई और h होता है वस्तु की लंबाई। तो हम कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये अनुपात ही तो है किसी भी दर्पण गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अगर हम इसके रूप में परिभाषा लिखें तो कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो यही लिखा देखिए किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको पता ही है, यहाँ लिख भी देता हूँ। v और u तो मैंने इससे पहले दर्पण सूत्र में बता ही दिया था। आप h बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर h है वस्तु की लंबाई और h डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आज का ये लेक्चर यहीं पर लास्ट होता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा लेक्चर भी हो गया होगा 10th क्लास के हिसाब से। बहुत सारे टॉपिकों को हमने इस लेक्चर में कवर किया है और महत्वपूर्ण लेक्चर है अन्य लेक्चर की अपेक्षा। आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो अभी दर्पण सूत्र आया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और एक ये आवर्धन का जो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम नेक्स्ट लेक्चर में इन पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे, जो हमारी किताब के प्रश्न भी हैं और मैं आपको एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, जिससे आप दर्पण सूत्र और आवर्धन, दर्पण के आवर्धन पर जो आंकिक प्रश्न है वो करना सीख जाएं। साथ ही अगले महत्वपूर्ण लेक्चर में हम उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो हमसे बोर्ड एग्जाम में मालूम कर लेता है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए या उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, या उसके उपयोग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्न और साथ में गोलीय दर्पणों के क्या उपयोग हैं इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस महत्वपूर्ण लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक आए हैं तो ज्यादा रिवाइज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिकों के साथ।